वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। ओके, सो यूनिट 7 फिस्कल फंक्शंस। फिस्कल फंक्शंस का मैं मतलब क्या बताती होती हूँ, गवर्नमेंट का रोल। इसका पहला पार्ट फटाफट से सुन लो कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि गवर्नमेंट के फंक्शंस में बताओ क्या क्या रोल्स हैं। तो पहले तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ध्यान से सुनना है। सेकेंड पॉइंट में यह बोला गया है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दैट इज, पहला पार्ट इज बिफोर ग्रेट डिप्रेशन एंड दूसरा पार्ट इज आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन। फर्स्ट व्यू जो बिफोर ग्रेट डिप्रेशन आता है उसको हम कौन सा व्यू बोलते हैं, क्लासिकल व्यू। किसने दिया था वो वाला, एडम स्मिथ। इसने बोला कि हमें गवर्नमेंट का रोल नहीं चाहिए। बिफोर 1930 क्या बोला जाता था बार बार, गवर्नमेंट का रोल नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का रोल क्या है, डिफेंस में करो, जस्टिस, जो पब्लिक के लिए काम करने हैं, थोड़े बहुत रोड बना दो, डैम बना दो, ये काम करो, और जो इंस्टीट्यूशंस है पब्लिक के बस वो करो। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हैवी इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता था। बट ये सारा कुछ फेल हो गया। आफ्टर डिप्रेशन गवर्नमेंट के रोल को बदला गया और गवर्नमेंट के रोल को बढ़ाया गया, जिसको नए रोल को क्या बोला गया, इकोनॉमिक फंक्शंस। लेकिन जो न्यू फंक्शंस आए थे उसने रिप्लेस नहीं किया पुराने फंक्शन को, सप्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट किया। मैं बार बार बोलती हूं कि जो नया रोल आया, 3 रोल्स थे ना नए, अगर आपको याद आते हैं, एलोकेट करो, रीडिस्ट्रीब्यूट करो, स्टेबलाइज करो। ये इन एडिशन टू पुराने रोल है, ये इन एडिशन टू पुराने रोल है। ये सब्स्टिट्यूट होके ये नहीं होगा कि ये खत्म हो गए और वो आ गए, नहीं, ये प्लस में है। तो जो ये न्यू रोल्स आए थे 3, ये दिए किसने थे, रिचर्ड मस्ग्रेव। तो इसके ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रिचर्ड मस्ग्रेव की 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी बताओ, ये क्वेश्चन आता है। और ये वाली बुक में इन्होंने बोला था थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ईयर 1959। आ जाइए पहला फंक्शन, एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब हम क्या करते होते थे कि जो फैक्टर्स है आपके पास, मतलब रिसोर्स है आपके पास, उसको अच्छे से यूज करो, उससे वो गुड बनाओ जो सबको चाहिए। अब मान लो इसमें हम कहते हैं कि अगर मैं मार्केट के ऊपर छोड़ देती कि तू बना ले जो बनाना है, ठीक है, तो लेकिन मार्केट वो नहीं बना पाएगी जो लोगों को चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट फेलियर हो गया। क्यों? अगर आप मार्केट के ऊपर छोड़ दोगे ना कि रिसोर्सेज को जैसे तेरे को ठीक लगता है वैसे एलोकेट कर दो, तो क्या आ जाता है वहां पे सारा कुछ सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग होगा, कंज्यूमर सॉवरेनिटी के कारण होगा। लेकिन सबसे बड़ा पंगा, दोबारा समझना है, एलोकेशन का मतलब है चीजों को सही ढंग से यूज करना। अब हम सोच रहे हैं कि अगर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट बंदे के ऊपर छोड़ दूं कि कर ले रिसोर्सेज को यूज, तो वो 2 चीजों को बेस लेके करेगा, डिमांड सप्लाई को बेस लेके रिसोर्सेज को एलोकेट करना शुरू करेगा। पंगा क्या है मैम, होने दो, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं करने दे सकते। क्यों नहीं करने दे सकते, क्या हो जाएगी आपकी इकोनॉमी में, मोनोपोली। हर चीज वो याद करो जो प्राइवेट सेक्टर के साथ आ जाती है, मोनोपोली, प्राइसेस हाई, इम्परफेक्ट कंपटीशन जिसको हम बोलते हैं, लेबर की एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, मेरिट गुड्स बन के नहीं आएंगे। अब हमें पता है मेरिट गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, एजुकेशन हेल्थ नहीं बन के आएगा जितना चाहिए, ठीक है, और मोबिलिटी नहीं होएगी, लेबर की बॉन्ड साइन करवाए जाएंगे लोगों से, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं दी जाएंगी। ये कब होंगी सारी चीजें, अगर एलोकेशन किसके ऊपर छोड़ दी जाए, प्राइवेट सेक्टर। तो देखो जरा हाईलाइट करेंगे, कलेक्टिव गुड्स बन के नहीं आएंगे। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव गुड्स, कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव गुड्स, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है, व्हाट आर कलेक्टिव गुड्स जो सबने
इकट्ठा यूज करना है। मैं आपको ना मेन लेक्चर्स में एक बात बताती होती हूं कि प्राइवेट बंदा वही गुड बनाता है जो 1 to 1 बेच सके। 1 to 1 बेचेगा तभी तो प्राइस चार्ज करेगा। अगर सारे इकट्ठे मिलके एक ही गुड़ को बार बार यूज कर पा रहे हैं तब प्राइवेट बंदा उनसे क्या चार्ज नहीं कर पाएगा, प्राइस चार्ज नहीं कर पाएगा। आगे चलिए, पोल्यूशन बड़ा क्रिएट होगा, फैक्टर्स को जाने नहीं देगा, इधर उधर बॉन्ड साइन करवाएगा 3-3 4-4 सालों के कि तू कहीं और नौकरी नहीं कर सकता, लोगों को अच्छी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। हमने पढ़ा है इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि बायर और सेलर को दोनों को इक्वल इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे चलिए, क्या आएगी आपके देश में, इनइक्वालिटीज। मार्केट इनकम्प्लीट का मतलब एजुकेशन एंड हेल्थ जितना चाहिए उतना नहीं होगा। इनकम्प्लीट समझते हो ना, कंप्लीट मार्केट फेलियर नहीं है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब सिर्फ अमीरों के लिए बनेगा, गरीबों के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ नहीं बनेगा। एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं उठाई जाएंगे। फिर हम किसको लेके आएंगे इंटरवीन करने के लिए, क्योंकि मार्केट को दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट मार्केट फेल हो गई, तो हमने गवर्नमेंट को बोला कि चल यार तू आ। अच्छा, हम गवर्नमेंट को क्यों लेके आए, क्यों लेके आए हम गवर्नमेंट को, व्हाट आर द रीजंस? क्योंकि प्राइवेट बंदा सही कॉम्बिनेशन बनाने में फेल हो गया था। मुझे जो तरीके के गुड्स चाहिए थे मेरे सोसाइटी में वो बन के नहीं आए, सोशल वेलफेयर भी नहीं हुआ। लेकिन जब सरकार आएगी तो क्या वो मेरिट गुड्स प्रोवाइड करेगी? यस। हमें पता है मेरिट गुड्स क्या होते हैं, जो सोशली डिजायरेबल है। एजुकेशन हेल्थ बार बार एग्जाम्पल आपने याद करनी है। गवर्नमेंट कैसे करेगी फिर? ठीक है, गवर्नमेंट को तुम ले आए, गवर्नमेंट करेगी कैसे? गवर्नमेंट सबसे पहले बजट का सहारा लेगी। अब बजट में क्या करेगी? बजट में जो तो सरकार चाहती है कि ये गुड ज्यादा बने उसके ऊपर सब्सिडी दे देगी, और जो सरकार चाहती है कि ये गुड ना बने, प्लीज ध्यान रखना एलोकेशन में इनकम की बात नहीं करनी कि इनकम के ऊपर टैक्स लग गया, क्योंकि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट है जब हम रिच टू पुअर की बात करते हैं। यहां जो टैक्स लग रहा है दैट इज नॉट ऑन इनकम, दैट इज ऑन गुड। एलोकेशन क्या होता है कि रिसोर्स से वो चीज बनाओ जो चाहिए, वो चीज बनाओ, वो गुड बनाओ जो चाहिए। तो जो सरकार चाहती है कि ये गुड बन जाए उसके ऊपर सब्सिडी और इंसेंटिव दे देगी, और जो सरकार चाहती है ये गुड ना बने उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देगी। इनकम के ऊपर नहीं लग रहा, गुड्स के ऊपर लग रहा है, क्योंकि एलोकेशन का मतलब राइट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बन के आए। इनकम का मेरा यहां पे मोटिव नहीं है, इनकम मेरा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बजट सहारा लेगी, फिर उसके बाद क्या डिसाइड होगा, किसके ऊपर टैक्स लगेगा, किसके ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करेगी। यहां पे पब्लिक और मेरिट गुड्स की प्रोविजन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। आपने सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, किसके ऊपर फोकस है, गुड्स। अच्छा, मान फिर सरकार करती कैसे है ये सारा कुछ? ठीक है, बजट के थ्रू करेगी। मान लो बजट के थ्रू भी हो नहीं पा रहा, या तो फिर गवर्नमेंट खुद ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। अब मान लो गवर्नमेंट चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा रोड्स बने, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल बने, गवर्नमेंट चाह रही है, लेकिन प्राइवेट बंदा बना नहीं रहा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट खुद आ जाएगी। तो गवर्नमेंट जब खुद आती है तो हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली। और कई बातों में गवर्नमेंट कहती है नहीं यार कौन सिरदर्दी करेगा, तो फिर वो प्राइवेट बंदे को बुलाएगी और उसको बोलेगी यार ये गुड बना दे। प्राइवेट बंदा कहता मैं नहीं बनाता, इसमें प्रॉफिट नहीं है। तो लेकिन गवर्नमेंट फिर प्राइवेट बंदे को क्या देती है, इंसेंटिव। और जो गवर्नमेंट चाहती है कि ये ना बने उसके लिए डिसइंसेंटिव। आगे सुनो, गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे कंट्री में ऐसे करके कंपनीज बन जाएं, तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के कंपटीशन की पॉलिसीज बना देगी, मर्जर की पॉलिसीज बना देगी। हालांकि गवर्नमेंट मर्जर्स को डीमोटिवेट करती है, क्योंकि मर्जर से मोनोपोली क्रिएट होने का डर रहता है। गवर्नमेंट उल्टा कंपटीशन प्रमोट करेगी और मर्जर को रोकेगी। मर्जर से क्या होता है, 2-3 कंपनी इकट्ठी होकर एक कंपनी बन जाएगी,
तो उसका तो लेवल ही बहुत बड़ा हो जाएगा, वो तो मोनोपोली बन जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसीज बना देगी ताकि मर्जर ना हो पाए और मोनोपोली क्रिएट ना हो पाए। ये आपका एलोकेशन है। आपको बात समझ में आती है? पक्का? कोई पॉइंट अगर ना समझ में आया हो? ऑल ओके बच्चा? चलिए सेकंड पॉइंट क्या होता है। अच्छा अब यहां पे हमने सारी बात किसकी करनी है, यहां पे अब इनकम है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, अमीरों के इनकम डिवाइड हुई थी लेकिन अमीरों के पास पैसा ज्यादा चला गया और किसी पार्ट के पास पैसा नहीं है। अब अगर मैं डायरेक्टली अमीर को बोलूंगी यार गरीब को कोई पैसे दे दे, अमीर बोलेगा क्यों दूं, तो मैंने बोला कोई नहीं, फिर मेरे को आता है ये पैसा चैनलाइज करना। तो व्हेन यू ट्रांसफर इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर, टैक्सेशन पॉलिसीज लगा के, सब्सिडीज लगा के, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब हम यहाँ पे गुड्स की बात नहीं करते, अब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम इनकम की बात करते हैं। और एक लाइन कोट याद करना मेरा इस चैप्टर का, एग्लिटेरियन सोसाइटी बनानी है मार्केट से। आपको अगर याद है तो मैं कुछ ऐसे लिखती होती थी, मार्केट टू इक्विटी, एम स्टैंड्स फॉर मार्केट। मार्केट का मतलब प्राइवेट बंदा, प्राइवेट बंदे की इकोनॉमी में इनइक्वालिटी होएगी, मुझे क्या लेके आना है, मुझे इक्वालिटी लेके आनी है। मुझे यहां पे दिख नहीं रहा, हो सकता है ये रहा, ये रहा, मोर एग्लिटेरियन सोसाइटी। मुझे कैसी सोसाइटी लेके आनी है, जिसमें ज्यादा इक्वालिटी हो। यहां पे देखो मेरा पर्पस क्या है, करना क्या है, ये देखो मुझे सबसे पहले इक्वालिटी लेके आनी है। मुझे उन लोगों का ध्यान रखना है जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड हैं, डिप्राइव्ड का मतलब जिनके पास कोई बेनिफिट नहीं पहुंच रहा, ठीक है। अगला सेम है, मुझे इनकम में भी इक्वालिटी लेके आनी है, अपॉर्चुनिटीज में भी लेके आनी है। ये जो कोटा सिस्टम शुरू हुआ था, ठीक है, जिसका बड़ा अपोज किया गया था, वो किसके लिए शुरू हुआ था, वो अपॉर्चुनिटीज बराबर मिले सबको, उसी के लिए शुरू हुआ था। फीमेल कोटा जैसे हम बोलते हैं कि हाँ इतनी फीमेल्स इन्वॉल्व हो ही हूं ताकि जेंडर इक्वालिटी आए उस केस में, ठीक है। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक और पर्पस है, ताकि लोगों को सिक्योरिटी मिले अपनी जिंदगी की। इसमें हम काफी सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करते हैं, लाइक ग्रेचुटी का अकाउंट, पीएफ का अकाउंट खुलवाने की बातें की गई, जिसमें एम्प्लॉयर कुछ पैसे डालता है लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या इंश्योर करना था, नॉट मैक्सिमम लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या इंश्योर करना था, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्यों हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत पड़ रही है, क्यों, क्योंकि जो आउटकम निकला था, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, वो सबकी तरफ इवनली स्प्रेड नहीं हुई थी। अगर पहले इवनली स्प्रेड हो जाती तो क्या गवर्नमेंट को आना पड़ता, नहीं तो। लेकिन क्या हुआ, इनकम इवनली स्प्रेड नहीं हुई। हमें कौन सी सोसाइटी चाहिए, एग्लिटेरियन। हमें इक्वालिटी भी चाहिए लेकिन फेयरनेस के साथ। किसी को याद है मैंने ये बताया था, इक्विटी एंड फेयरनेस में कंफ्लिक्ट होता है, तो ये क्या पॉइंट था, कई बार इक्वालिटी करते करते आप अनफेयर हो जाते हो। अब इसमें मैंने आपको जीके की एग्जांपल दी थी, क्या बेटा, प्रोडक्टिविटी भी, स्किल्ड लेवल भी बात कर सकते हो, ठीक है। ये वो वाला नहीं है पॉइंट, ठीक है। ये कौन से वाला पॉइंट है, मैंने यहाँ पे क्या बात बताई थी, लाइक वी आर वर्किंग इन जीके, है ना, देयर आर मेनी लेवल्स इन जीके जहाँ पे काम हो रहा है। अगर मैं बोलूँ टीचर्स हैं, ठीक है, फिर टीचर्स के बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारा हेल्पिंग स्टाफ है, जिसमें हमारे पास रिसेप्शन है, टेक्निकल टीम है, टाइपिंग स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ है, ठीक है, बहुत सारा लेवल पे काम होता है। अब मैं बोलूँ नहीं, जीके में इक्वालिटी होनी चाहिए। अब इक्वालिटी का मतलब सबकी सैलरी सेम कर दो, ठीक है, ये इक्वालिटी है, तो ये गलत है, तो ये गलत है। हम इक्वालिटी का मतलब ये ना समझें कि सबकी बराबर इनकम कर दो। इक्वालिटी का मतलब जिसका जितना हक है उसको उतना दे दो, क्योंकि अगर आप हर लेवल पे एक जैसी इनकम कर दोगे फिर तो हायर लेवल्स के लिए यहां पे डिमोटिवेशन है, ठीक है। अगर क्लीनिंग स्टाफ को भी उतना ही मिल रहा है और टीचर्स को भी उतना ही मिल रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। दैट इज इक्विटी एंड फेयरनेस। इक्वालिटी भी लेके आनी है लेकिन इट शुड बी फेयर टू ऑल, ये बात थी यहां पे, अगर आपको बात याद रहेगी, ठीक है। कैसे करोगे, सबसे इजी है,
और ये तो हम बहुत बार बात करते हैं कि हम कैसे करेंगे, हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? इनकम बढ़ेगी तो टैक्स ज्यादा लगेगा। इट मीन्स अमीरों के ऊपर टैक्स ज्यादा लग रहा है एंड गरीबों के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। जो जो मोबाइल यूज कर रहा है प्लीज डोंट यूज। एंड अमीरों के ऊपर टैक्स लगा के वही पैसा चैनलाइज करो पुअर की तरफ, उसको क्या देके? सब्सिडी। आपको याद होगा कल वाले लेक्चर में मैंने यही बात बोली थी कि जो आप सब्सिडी देते हो दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। गरीबों के पास इनकम बिल्कुल नहीं है फिर भी सब्सिडी जाती है, हाँ या ना? कल याद है जो हम वो गवर्नमेंट वाली टीआर वाली इक्वेशंस कर रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टीआर कभी भी वाई के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफर्स जो सब्सिडीज होती हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम। मैं इसमें एलपीजी सब्सिडी की आपको एग्जांपल देती हूं। फिर और क्या करें, जितने, ये मैं आपको ऑलरेडी बात बता चुकी हूं, जितना भी पैसा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से आया वो किसकी तरफ चैनलाइज करना है? लो इनकम। आपको इक्वालिटी चाहिए अपनी सोसाइटी में और आपको लगता है कोई सेक्शन डिप्राइव्ड है तो उसके लिए क्या कर दो? रिजर्वेशंस। ये वाला पॉइंट मैंने मेन पॉइंट में भी कटवाया था, यहां पे भी काट दो क्योंकि ये गुड्स का पॉइंट है, ठीक है। देन जो आपको लगता है कि ये एरिया प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा तो उसको SCZ डिक्लेयर कर दो ताकि इक्वालिटी आ जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ताकि उस सेक्शन के आसपास के लोगों की भी तरक्की हो पाए। आपने यहाँ पे मेन क्या करना है, आपने यहाँ पे डेवलपमेंट लेके आनी है इक्वालिटी के साथ। आप उसके लिए क्या करोगे? अमीरों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाओगे, गरीबों को सब्सिडी दोगे, रिजर्वेशंस करोगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दोगे, मतलब पेंशन वगैरह की स्कीम में चलाओगे, और जो एरिया आपको लगता है डेवलप नहीं हो रहा उसको SCZ डिक्लेयर करोगे, खत्म हो गया। वेरी इजी चैप्टर इज, मतलब इसमें तो टेक्निकलिटी है ही नहीं। ओके, फिर ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, देयर इज कंफ्लिक्ट बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। अगर आप इक्वालिटी लाने जाओगे ना तो मार्केट में इनएफिशिएंसी आने की उम्मीद होती है, क्योंकि जो ऊपर वाले लेवल वाले लोग हैं वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। जैसे ना हम यहाँ पे नॉर्मली कहते हैं, एक और एग्जांपल दे देती हूँ, आप अमीरों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा रहे हो, अमीर कहता मेरी क्या गलती है, मैं तो मेहनत की थी, मैंने तो इनकम कमाई, तो उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा रहा है, तो कई लोग यहां से डिमोटिवेट होकर कहेंगे हमें काम ही नहीं करना, जितना हम एक्स्ट्रा काम करते हैं उतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट सरकार ले जाती है। ये होता है एफिशिएंसी एंड इक्विटी में कंफ्लिक्ट। इक्विटी लाते लाते आप एफिशिएंसी को हिट कर देते हो, तो वो आपको बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा ताकि ये सब ना हो। आपको बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये मैंने ऊपर वाला पॉइंट ही दोबारा लिखा हुआ है। दिस वाज योर सेकंड फंक्शन। कौन से दो फंक्शंस आप कर चुके हो रिचर्ड मस्ग्रेव के? एलोकेशन, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन वन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, दोनों माइक्रो के हैं, छोटे लेवल पे भी परफॉर्म होते हैं। द ओनली फंक्शन जो मैक्रो लेवल पे परफॉर्म होता है दैट इज स्टेबलाइजेशन। अच्छा, क्या करना है स्टेबलाइजेशन में? अगेन वेरी इजी। स्टेबलाइजेशन का मतलब इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस हैं उसको सही करना है। अब फ्लक्चुएशंस, वो बिजनेस साइकिल्स वाला चैप्टर याद कर लिया करो। डिप्रेशन आएगा, रिसेशन आएगा, बूम आएगा, एक्सपेंशन आएगा, ट्रफ आएगा, पीक आएगा, और मार्केट इसको अपने आप सही नहीं करेगी। ये वाली लाइन दिख रही है? अगर मार्केट इसको सही कर ही देती फिर तो कभी ग्रेट डिप्रेशन आता ही ना। लेकिन डिप्रेशन आया, मार्केट फेल हो गई, सही नहीं कर पाई, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी। So what is stabilization function? We need to stabilize the economy from that fluctuations. आउटपुट का लेवल बराबर करना है, प्राइस का लेवल बराबर करना है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बराबर करना है। इट शुड बी नॉट हाई, इट शुड बी नॉट टू लो, एक स्टेबलाइज्ड लेवल पे लेके आना। और इसी के वो दो पार्ट्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल, इसी के पार्ट है स्टेबलाइजेशन के।
तो हम क्या कहते हैं, देयर इज नो ऑटोमेटिक फुल एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल पक्का आने ही आने, आप रोक नहीं सकते। ये सेम पॉइंट होता है फर्स्ट एंड सेकंड, मार्केट इनकैपेबल है। अच्छा, मार्केट का मतलब आप क्या समझते हो? डिमांड एंड सप्लाई इनकैपेबल है, मार्केट को सही नहीं कर पाए। और कंटेजियन इफेक्ट, अब ये क्या होता है? कंटेजियन इफेक्ट में हम ये बोलते हैं हमारी इकोनॉमी बड़ी सही चल रही थी, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे लिंक थे, दूसरी इकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया, वो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी में ट्रांसफर हो जाएगा। हमें उससे भी अपनी इकोनॉमी को बचाना है, जिसके लिए हम बोलते हैं हमें स्टेबलाइजेशन फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं हमें क्यों लेके आना है। हमें एम्प्लॉयमेंट का लेवल सही करना है, हमें आउटपुट का लेवल सही करना है, हमें प्राइस सही करनी है, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट सही करना है, डेफिसिट नहीं होना चाहिए। डेफिसिट कब होता है? जब ज्यादा इंपोर्ट कर रहे होते हो, वो नहीं करना। और क्या करना है? इकोनॉमी का ग्रोथ रेट सही करना है। इस चीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने हमें कितनी पॉलिसीज दी हैं? फिस्कल एंड मॉनेटरी। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी में हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी में हम क्या कहते हैं? इट इज डन थ्रू बजट। मॉनेटरी पॉलिसी इज डन थ्रू आरबीआई। कुछ याद आता है? फिस्कल पॉलिसी किसके थ्रू लगती है? बजट। एंड बजट में दो चीजें होती हैं, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। तो एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। मैम टैक्सेस वर्ड क्यों यूज किया? रेवेन्यू है। तो क्या करेगी सरकार? यहां पे देखिए, मान लो रिसेशन चल रहा है। अब इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाओ। रिसेशन चल रहा है, करंट फेज रिसेशन की है। अच्छा, करंट फेज अगर रिसेशन है तो मतलब अभी एडी कम है, तो इकोनॉमी में एडी को बढ़ाना है। और मैं, हाँ बिल्कुल सही। और इसमें मैं ये बोलती होती थी जो इकोनॉमी को करना है ना वो नाम रखना। अभी तो इकोनॉमी फॉल कर रही है, इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है, तो हम पॉलिसी का नाम क्या रखेंगे? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। क्या करोगे? गवर्नमेंट इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए क्या करोगे? एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे लोगों के ऊपर, एंड टैक्सेस को। इन दोनों से आपके पास पैसा ज्यादा चला जाएगा। आपके पास पैसा ज्यादा जाएगा तो आप डिमांड को बढ़ाओगे, वाइसा वर्सा इन कॉन्ट्रैक्शनरी। अच्छा, अभी एक्सपेंशन चल रही है तो अभी डिमांड ज्यादा है, कम करनी है। कम करना है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगानी पड़ेगी। क्या करोगे? एक्सपेंड कम करोगे, दोनों से आपके पास पैसे कम हो जाएंगे। यस। एंड मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज डन थ्रू, और इसके लिए आपके पास पूरी अगली यूनिट है। हालांकि आप इसमें कर चुके हो वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बातें सेम है। अगर आज एडी कम है और एडी को बढ़ाना है तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड वाइस वर्सा। लेकिन इसके लिए आपके पास यूनिट 8 है। अब मैं आपको हर बार बोलती हूं कि ये 3 जो ऊपर आपने टॉपिक्स किए हैं, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन यहां से आ जाता है, लेकिन इसमें से तो बार बार बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वाला टॉपिक याद है? बेसिकली दिस वाज द टॉपिक ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। ये भी रिचर्ड मस्ग्रेव ने ही इंट्रोड्यूस की थी। रिचर्ड मस्ग्रेव का पॉइंट याद है? रिचर्ड मस्ग्रेव का पॉइंट याद है? फिस्कल फेडरलिज्म का पॉइंट याद है? क्या था? एनीवन? अगर फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब ही याद हो आप लोगों को, इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस वाले अटेम्प्ट में भी। चलो सुन लो, पता नहीं क्या पेपर दोगे, ठीक है। चलो, सो फिस्कल फेडरलिज्म बेसिकली मीन्स देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट, सेंटर एंड योर लोकल, ठीक है। तो तीनों के बीच में क्या रिलेशन है?
क्या पावर्स हैं, वो पैसा कैसे एलोकेट करेंगे, दैट इज फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म जो कि टर्म लेके आया था रिचर्ड मस्करेव, क्या डिफाइन करता है, डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट के फंक्शंस। पहला आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल सारे याद करने, इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है। आर्टिकल 246 ने क्लासिफाई किया है पावर्स को 3 लिस्ट में, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट और एक कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में वो चीजें जो पावर सिर्फ पार्लियामेंट की है, एंड स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में यू हैव टू सी द पावर्स जो किसके पास है, स्टेट के पास है। कंकरेंट में जो दोनों के पास है। यूनियन लिस्ट में कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ सेंटर के पास है, स्टेट लिस्ट में कौन सी है जो सिर्फ स्टेट के पास है, एंड कंकरेंट में कौन सी है जो दोनों के पास है। तो इसका आर्टिकल आपको क्या याद करना है, आर्टिकल 246। आगे आइए, ये भी आपको पूरी लिस्ट याद करनी है। टैक्सेस, देयर आर मेनी टैक्सेस जो हर लेवल पे लगते हैं, सेंटर एंड स्टेट। कुछ टैक्सेस सेंटर कलेक्ट करती है एंड कुछ टैक्सेस स्टेट। तो इसके लिए मैंने पूरी जो एक्सप्लेनेशन है 1-to-1 टैक्स की, वो मेन लेक्चर्स में आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ लिस्ट याद करना कि हाँ वो क्या है, और मेन बुक में अगर हम बात करेंगे तो वहां पे हर एक टैक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी लाइंस भी दी हुई है, बिकॉज दिस इज अ समरी बुक, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी। तो एक दो पढ़ देती हूँ। क्या है, सेंटर वाली गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस लगाती है, सबसे पहले तो इनकम टैक्स ही सेंटर वाली गवर्नमेंट लगाती है। जैसे वो जो स्लैब वाला सिस्टम है वो तभी तो बजट में पास होता है, और वो जो हमारे इंडिया के सारे लोग हैं उसके ऊपर सबके ऊपर वो वाला स्लैब सिस्टम अप्लाई होता है। आगे चलिए, कस्टम ड्यूटी, कंपनीज का टैक्स, कोई कैपिटल एसेट बेच रहे हो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा। हाँ, एग्रीकल्चर को लेके कोई चीज नहीं करनी, देखो मैंने दोनों जगह छोड़ा है। अब ये कौन से टैक्सेस हैं, टर्मिनल, एसटीटी, ये सब मैंने मेन लेक्चर्स में समझाया हुआ है, बिकॉज इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है। ओके, यू हैव टू लर्न द लिस्ट। देन ऐसे ही कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्सेस कलेक्ट करती है। इसमें कौन कौन से आते हैं जो ऊपर छोड़ा था, कौन सा, एग्रीकल्चर, लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आपके स्टेट में कोई मिनरल राइट्स हैं, ठीक है, एटसेट्रा, तो ये आपको दोनों लिस्ट याद करनी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा सेंटर कलेक्ट करती है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा स्टेट कलेक्ट करती है। अब आर्टिकल्स कुछ और दिए गए हैं 268 से लेके 281, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग सारी बात हुई है कि पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और भी काफी सारी चीजें थी, मैं कुछ बोल देती हूँ। मेन वाली बुक में सारी डिटेल है, ठीक है। उसमें क्या था, सरचार्ज कितना लगाना है, अगर थोड़ी थोड़ी लाइंस याद आती हैं, सेस कितना लगाना है, तुम लोग ये टॉपिक पढ़ के नहीं आए हो, ठीक है, इसीलिए सभी ब्लैंक बैठे हो। ओके, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, तो फिर सुन लो, नहीं पढ़ के आना आपकी मर्जी। चलिए, फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमें ये याद करना है कि कौन सा आर्टिकल है जिसने फाइनेंस कमीशन को बनाया। आर्टिकल 280 बेसिकली जो फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट ने बनाया, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो देखना है कि पैसे की स्थिति क्या है, स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ फाइनेंस का मतलब किस लेवल पे बैठे हो। ओके, किसके पास, सेंटर एंड स्टेट। फिर ये टैक्सेस कैसे शेयर करेंगे, और फिर जो प्रिंसिपल्स हैं ये टैक्सेस को शेयर करने के अमंग स्टेट्स। चलो मैं 2 टर्म्स बता रही हूं, एक वर्टिकल इक्विटी होता है, एक
हॉरिजॉन्टल इक्विटी होता है। अब ये क्या थी, दो टर्म्स, वर्टिकल इक्विटी एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी। सेंटर ये वाले टैक्सेस इकट्ठे करेगी, ये वाले, इसमें से कुछ पार्ट स्टेट को देना पड़ेगा, वो भी फाइनेंस कमीशन ही बताता है। और अगर आपको परसेंटेज याद आती है तो करंट 41% चल रहा है, हमने पढ़ा हुआ है इसमें, पहले 42 था। मतलब अगर ये 100 रुपए कमाए तो इसका 41% इसको स्टेट को देना पड़ेगा। फिर ये जो 41% स्टेट कमा रही है, ये आपस में सारी स्टेट्स भी बांटेंगी। तो जब सेंटर पैसा दे रही है स्टेट को, दिस इज वर्टिकल इक्विटी, एंड जब स्टेट आपस में पैसा बांट रही है, दैट इज हॉरिजॉन्टल इक्विटी। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय फाइनेंस कमीशन। ये लिखा है यहां पे, अगर अब बात समझ में आती है कि कैसे वो स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगी पैसे को। कौन बता रहा है? फाइनेंस कमीशन। सेम बात लिखी हुई है, टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करवाने का काम। सेंटर ग्रांट कितनी देगी स्टेट को? जैसे अगर हम बात करते हैं, अब पंजाब में फ्लड्स आ गए तो पंजाब ने सेंटर को बोला कि मुझे ग्रांट दो, तो अब कितनी ग्रांट अलॉट होगी वो भी फाइनेंस कमीशन देखेगा। अब फिर उसके बाद जितना भी स्टेट का फंड है, दो तरीके के फंड होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है और एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है। तो फाइनेंस कमीशन ने स्टेट का फंड देखना है कि इसके पास कितने पैसे हैं। अगर फाइनेंस कमीशन को लगा कि स्टेट के पास तो पैसे ही नहीं है, ये पंचायत को क्या पैसे देगी, ये म्यूनिसिपैलिटी को क्या पैसे देगी, पंजाब के पास पैसा ही नहीं है, तो ये आगे पंचायत को क्या देगी, म्यूनिसिपैलिटीज को क्या देगी, फिर ये किसको बोलेगी, प्रेसिडेंट को, कि भैया इस स्टेट के खाते में पैसे नहीं है, पैसे डाल दो। कौन बोल रहा है? ये फाइनेंस कमीशन। कोई और मैटर जो भी उसको सही लगता है। फिर उसके बाद अगर आपको ये समझ में आई दोनों टर्म्स अभी बताई, वर्टिकल इक्विटी एंड हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले तो सारे टैक्सेस को इकट्ठा कर दिया जाता है। किसके? सेंटर के। अरे जो स्टेट वाले टैक्सेस है ना, ये वाले, ये किसी को नहीं बांटने। किसके बांटने की बात हो रही है? सेंटर वाले ही बात हो रही है। क्यों मैम, ऐसा क्यों? ये पार्शियलिटी क्यों कि सेंटर के पास पैसा ज्यादा आता है, स्टेट के पास तो पहले ही कम है, स्टेट क्यों बांटेगी? तो सारे टैक्सेस को इकट्ठा किया, जिसमें सारे सरचार्ज सेस सब कुछ ऐड किया। फिर उसमें से जो भी माइनस माइनस करना है, जो भी खर्चे खुर्चे यूनियन को देने हैं, दे के किस पे पहुंचा जाता है? एनडीपी। काफी डिटेल में हमने मेन लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जब नेट डिविजिबल पूल पे पहुंच जाते हो तो फाइनेंस कमीशन क्या डिसाइड करता है कि इसका कितना परसेंट किसको देना है? स्टेट को। उसके बाद जब एक बार स्टेट के पास पैसा चला गया तो इन चीजों के बेसिस पे स्टेट आपस में पैसा बांटेगी। अच्छा, इसका पहला पॉइंट पढ़ना, व्हाट इज इनकम डिस्टेंस, अगर किसी को याद आता है तो। सारी स्टेट्स की इनकम निकाली जाएगी, हाईएस्ट स्टेट की इनकम से बाकी स्टेट्स की इनकम का डिफरेंस देखा जाएगा। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देती हूं, एक 10,000 है, ठीक है, एक की 8,000 है, एक की 5,000 है, एक की 2,000 है। ये जो माइनस करके निकालते हो, हम कहते हैं ये मान लो ये पंजाब है, ये हाईएस्ट है, मान लो ये महाराष्ट्र है। तो जब तुमने 10,000 और 2,000 का गैप निकाला, जो कि निकला 8,000, दिस इज इनकम का डिस्टेंस। और जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब उसके पास पैसे कम है, उसको फिर इस पूल में से पैसे ज्यादा मिलेंगे, 41% में से। ये लिखा गया है। कहते सबसे पहले तो जो सेंटर का पैसा है उसमें से किसको पैसा दे दिया जाता है? अब स्टेट्स आपस में क्या करेंगी? डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अब वो लड़ेंगी आपस में। लेकिन फिर ये सारी चीजों को देखते हुए स्टेट को पैसा दिया जाएगा। अब जैसे गोवा है, एरिया कम है,
तो पैसा कम मिलेगा। महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जैसे यूपी है, इनको पैसा ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका एरिया ज्यादा है, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। इन चीजों के बेसिस पे फिर स्टेट्स आपस में पैसा बांटती है। ये देख कौन रहा है? सारा कुछ देख कौन रहा है? बहुत बढ़िया। अब अभी जो हमारा फाइनेंस कमीशन लेटेस्ट बैठा था वो कौन सा था? 15वीं बार, 15th 2017 में। यहां पे इसने बेसिकली, अगर आपको थोड़ा सा याद आता है, 2017 में ही हमारा आखिरी प्लान खत्म हुआ था, जो 5 ईयर प्लान था। जो हमारा 12 में शुरू हुआ था, 2012 से लेकर 17 तक हमारा आखिरी प्लान था, 12वां 5 ईयर। तब ये वाली फाइनेंस कमीशन बैठी थी और उस टाइम पे बोला गया ठीक है अब प्लानिंग कमीशन खत्म हो गई है। नीति आयोग आ गया था ना 2015 में, तो इसीलिए ये 2017 की बात कर रहा है। अब ये क्या बोल रहा है? ये जब मीटिंग हुई थी तब डिसाइड हुआ 2021 से लेकर 26 तक जो वर्टिकल इक्विटी रहेगी वो कितने % रहेगी? 41। वर्टिकल इक्विटी समझ रहे हो? जो सेंटर अपने हिस्से में से स्टेट को पैसा देगी। ये अभी तक कितना था? पहले 42, 1% ज्यादा। क्यों? तब ना यूटी नहीं बनी थी तो उनके डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसा चाहिए था, तब 42% दिया था पिछले वाले 5 साल के में। अब वो यूटीज बन चुकी हैं, अब वो डेवलप हो चुकी हैं, अब कितना कर दिया? अब 41। ये अभी मैं यही बोल रही थी आपको जो ऊपर बोल रही थी। ये टॉपिक जीएसटी, ये आपको टाइप्स ऑलरेडी आती हैं जीएसटी की। कितनी टाइप्स होती हैं जीएसटी की? ठीक है, ये आपको आता है मेन, ये रहा सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो इसमें ना मुझे एक आपको लाइन पढ़वानी थी जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। चलो ठीक है, एक सेपरेट बॉडी बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? जो सारी ये प्रोविजंस को देखता था। एक क्वेश्चन है मेरा, क्या ये जीएसटी काउंसिल की जो प्रोविजंस हैं वो सेंटर और स्टेट के ऊपर बाइंडिंग है? आप पढ़ नहीं रहे हो जिस हिसाब से पेपर है, और ये सारा कुछ हमने किया हुआ है। एक वर्डिक्ट आया था मई 22 में। मई 22 के वर्डिक्ट में ये बोला गया कि सेंटर एंड स्टेट इंडिपेंडेंट है जीएसटी को लेके चेंजेस करने के लिए। जीएसटी काउंसिल उसको अगर कुछ रिकमेंड करना चाहता है तो कर सकता है, बट लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। जो ये जीएसटी है वो पूरे यूनियन के टैक्स रेवेन्यू का कितने % है? 35, और स्टेट का 44। ये वाली लाइन याद करनी इसमें जरूरी है। फिर कौन सा टैक्स है ये? दिस इज नॉट प्रोडक्शन बेस्ड, दिस इज कंजम्पशन बेस्ड। दोनों में फर्क बता सकते हो? पहले जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी ना वो प्रोडक्शन बेस्ड थी, जहां सामान बनता था वहां लगता था। अब दिस इज कंजम्पशन बेस्ड, जहां सामान एक्चुअल में खरीदा जाएगा, कंज्यूमर खरीदेगा, वहां पे जीएसटी लगता है। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है ना। सो दिस इज नॉट प्रोडक्शन बेस्ड, दिस इज। नाउ जब ये जीएसटी की प्रोविजन लाई गई तो काफी स्टेट्स ने धरना लगाया कि हमें तो बड़ा नुकसान हो गया। फिर उनको कंपनसेट करने के लिए 5 सालों के लिए उनको प्रॉमिस किया गया कि हम तुम्हें पैसे देंगे क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उसके लिए एक एक्स्ट्रा से सेस लगाया गया था टैक्स के ऊपर, कंपनसेशन सेस, और वो सिर्फ लग्जरीज के ऊपर लगा था। हाँ, लग्जरीज के ऊपर, सिर्फ रिच बंदों के ऊपर ही लगा था। और ये 5 स्टेट्स थी जिसको सबसे ज्यादा कंपनसेशन मिली थी, और कंपनसेशन की अमाउंट कुछ इतनी थी। ठीक है, चलिए फिर लास्ट पॉइंट। कहते जब बजट की बात आती है तो 2 चीजों के बीच में लड़ाई हो जाती है। कौन सी गवर्नमेंट कौन सा खर्चा करेगी, कौन सी गवर्नमेंट को कौन सी इनकम मिलेगी, कौन सी गवर्नमेंट कितना लोन ले सकती है। इनकम की बात आप ऑलरेडी कर चुके हो कि ये टैक्स तू ले लेना, ये टैक्स तू ले लेना। अब आई खर्चे की बात। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो सब दे दिए गए। कौन से? डिफेंस का खर्चा, रॉ का खर्चा, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन ट्रेड, कोई मनी को मैनेज करना है, कोई क्रॉस स्टेट ट्रांसपोर्ट है, सारा इसको दे दिया गया। फिर मैम स्टेट के पास क्या छोड़ा? वही घिसी पिटी चीजें,
एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, तभी तो पंजाब पुलिस है ना, पंजाब का वर्ड लगता है ना, महाराष्ट्रियन पुलिस, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं कि पुलिस स्टेट के अकॉर्डिंग अलॉट होती है, ये वाला सारा रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कहते हैं ठीक है, हम साउथ वाली साइड पे जाते हैं, वहां पे रोड्स बड़ी अच्छी हैं, नॉर्थ वाली साइड पे टूटी हुई हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो अलॉटेड टू स्टेट। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज, इनके पास तो बेचारों के पास वही रहता है हमेशा, वाटर सप्लाई देख लो, सैनिटेशन देख लो, लोकल कॉलोनीज की रोड्स देख लो, बिजली देख लो। ये तीन आपको याद करने हैं, किस किस गवर्नमेंट को कौन कौन सा खर्चा अलॉट किया गया। लास्ट पॉइंट, बोरोइंग्स, ये वाला एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, बोरोइंग्स किस आर्टिकल के अंदर आती हैं, 292 एंड 293। सेंटर बोरो कर सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा उसके कंसोलिडेटेड फंड में कितना पैसा पड़ा है। कंसोलिडेटेड फंड में 0 पैसा पड़ा है, तुम निकले लोन लेने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का, डज नॉट मेक सेंस। तो हम कहते हैं पहले अपना खाता दिखाओ कितना है, उसके अकॉर्डिंग लोन मिलेगा। कौन गारंटी देगा इस चीज के लिए, यहां पे सेंटर गारंटी दे सकती है, ठीक है, सेंटर की बात हो रही है। अच्छा, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट लेंगे, उसको कौन सी चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, उसको अपना खाता गिरवी रखना पड़ेगा। एंड कौन इसकी लिमिट फिक्स करता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो हम कहते हैं ये हमारी बैठती हैं। सेंटर लोन दे सकता है स्टेट को, दे सकता है। कौन से आर्टिकल में इसके बारे में लिखा गया है, 292। यहां पे स्टेट को, लेकिन अगर कहीं और से लोन लेना है तो किसकी कंसेंट लेने, यस, ऐसे करके इस चैप्टर को पढ़ना है। इज दैट ओके, ठीक है। चलिए, सो कल हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2, ये भी पढ़ाना, और चैप्टर नंबर 2 भी करेंगे। इज दैट ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।